नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ श्रृंखला की अगली वीडियो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें दोस्तों तो हम आपको बताते हैं कि ये हमारी ग्लोब है। इसके ठीक बीचों बीच जो रेखा है वो विषुवत रेखा है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश पर, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश पर रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, या उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। 23.5 डिग्री नीचे जो दक्षिणी अक्षांश में रेखा होती है उसे मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों, यदि हम इसे मानचित्र में देखें तो हम देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये 0 डिग्री रेखा होती है, उत्तरी गोलार्ध में ये जो 0 डिग्री रेखा होती है ये विषुवत रेखा होती है दोस्तों। ये विषुवत रेखा, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में ये जो रेखा है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं कर्क रेखा। उत्तरी गोलार्ध में आपको ध्यान देना होगा, उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों, हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो हवाई द्वीप जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएसए का देश है, यहाँ मैक्सिको, यहाँ बहमास, यहाँ पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, चाड, इस तरह से कंट्री चलते चले जाते हैं। भारत भी इसके अंतर्गत आता है दोस्तों, क्योंकि यह भारत के ठीक बीचों बीच या लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा दोस्तों। यदि हम इससे गुजरने वाले देशों की बात करें दोस्तों तो हम देखेंगे, पहले तो हम क्रम से बता देते हैं जो कि आपको याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो मैंने ये रेखा खींची और इसे मैं बोल देता हूं 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा या इसी को इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मेरा कहने का मतलब है आपसे दोस्तों कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यदि हम इसकी फिक्स माप की बात करें, सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री होती है उत्तरी अक्षांश में, नॉर्थ अक्षांश में, मतलब लैटिट्यूड में। यदि इसकी एग्जैक्ट माप की बात करें तो दोस्तों 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकेंड होती है। मेरा कहने का मतलब है, कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो आपको एग्जैक्ट जो अक्षांशीय लोकेशन बतानी है वो 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकेंड बतानी है। अगर हम बात करें, मैंने पहले भी बता दिया दोस्तों कि जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं वो पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। तो कर्क रेखा भी पश्चिम से पूर्व खींची जाएगी। दूसरी यदि मैं बात करूं दोस्तों, 21 जून को कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। 1 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। उस दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जब सबसे बड़ा दिन होगा दोस्तों तो सबसे छोटी रात, ऐसे सामान्यतः अगर हम बात करें आपसे तो 23 मार्च को विषुवत रेखा पर होता है सन। 23 मार्च को
विषुवत रेखा पर सन होता है और ये धीरे 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 3 महीने में जून 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचता है। तो 23 मार्च से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो अवधि होती है वो बढ़ती चली जाती है। यानी बताइए कि दिन का बड़ा छोटा होना ये आंशिक रूप से बहुत नगण्य रूप से तो रोटेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन पूर्णतः ये डिपेंड करता है रिवॉल्यूशन पर, मतलब परिक्रमण गति पर रिवॉल्यूशन करता है। तो जब सूर्य इससे ऊपर की ओर मूव करता है, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, तो दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है और 21 जून तक सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। वैसे ही जब ये वहाँ से वापस होता है तो 21 जून के बाद दिन की अवधि धीरे धीरे फिर से घटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा और इसी को बोलते हैं दोस्तों ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरी अयनवा। इस समय को बोला जाता है ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति या इसी को बोलते हैं उत्तरी आयनाम। हम दोस्तों जब कोई रेखा लेते हैं तो उसका डिटेल डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी देखते हैं, उसकी ज्योग्राफिकल वैल्यू देखते हैं, ऑल ओवर हम इसे डिस्कस करते चले जाते हैं। दोस्तों इस समय अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक गर्मी। दूसरी बात, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से भी कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में भी सर्वाधिक गर्मी होती है। और दोस्तों ये माना जाता है कर्क रेखा पर पड़ने वाले जो भी महाद्वीप हैं उनके पश्चिमी भाग पर 2 कारण से, एक पश्चिमी पवनों की वजह से और एक दोस्तों कर्क रेखा पर सूर्य के सीधे प्रकाश की वजह से सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः जो मरुस्थल होते हैं, अधिकांशतः मरुस्थल ये दोस्तों कर्क रेखा पर पाए जाते हैं। तो ज्यादातर जो मरुस्थल किस वजह से, उसके कारण है दोस्तों, इसके कारण की बात करें तो कारण है सर्वाधिक तापमान और दोस्तों अत्यधिक बाष्पीकरण की दर। और यहां नमी की मात्रा क्या होगी, नमी की मात्रा में कमी। एक तो दोस्तों नमी की मात्रा में कमी है और दूसरा सर्वाधिक टेम्परेचर है। तो जब सर्वाधिक टेम्परेचर है, नमी कम है, बाष्पीकरण की दर और ज्यादा है, तो जो नमी होती है मिट्टी के अंदर वो बाष्पीकरण द्वारा वो नमी कम होती चली जाती है। दूसरी बात, यहाँ पछुआ पवनें, इसके ऊपर से पछुआ पवनें प्रभाव करती हैं। पछुआ पवनें जो होती हैं दोस्तों वो शुष्क पवनें होती हैं, शुष्क पवनें। जब इनमें नमी और नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है ये जो स्थल की जो नमी होती है उसको बाष्पीकरण के द्वारा सोख लेती है और बाष्पीकरण के द्वारा जब इस नमी को सोखती है दोस्तों तो निश्चित रूप से वहाँ मरुस्थलों का निर्माण होता है। और जब मरुस्थलों का निर्माण होगा तो यहाँ कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी, क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ और रेतीली भूमि मिलेगी। तो रेतीली भूमि मिलेगी तो यहाँ फसलों की दृष्टि से तो ज़्यादा कोई खास होगा नहीं, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जल को बड़े संरक्षित तरीके से यहाँ उपयोग किया जाता होगा। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र है दोस्तों कुछ इस तरह के हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसे सर्वप्रथम पिछली शताब्दी की बात करूँ मैं आपसे, तो पिछली शताब्दी में इसे बीसी बोला जाता था। पिछली शताब्दी में इसका नाम था दोस्तों, इसका नेम था बीसी, इसे बीसी कहते थे। लेकिन यहाँ जो ट्रॉपिक शब्द है, ट्रॉपिक का मतलब है दोस्तों यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसे नक्षत्र कैंसर भी बोलते हैं, नक्षत्र कैंसर। तो ट्रोपो जो शब्द है इसका मतलब होता है दिशा या स्थान का परिवर्तन, दिशा या कह सकते हो पारिस्थितिकी का परिवर्तन, दिशा कह सकते हो। इसका मतलब ट्रोपो शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों, पहले तो आपको रखना होगा ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है दिशा या परिस्थिति परिवर्तन। ये क्या परिस्थिति परिवर्तन दोस्तों, कि जब कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो यह सर्वाधिक गर्मी होती है
और जैसे जैसे ये मूव करता है जलवायु, मौसम और अन्य अवस्थितियों में परिवर्तन होता चला जाता है। तो ट्रोपो को वहीं से लिया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ट्रोपो का मतलब होता है दोस्तों दिशा या परिस्थिति का परिवर्तन। जैसे जब ये जून के माह में बहुत ज़्यादा गर्मी देता है उत्तरी गोलार्ध में, इस वजह से यहाँ जून संक्रांति भी कहते हैं, इसे जून संक्रांति। जून संक्रांति मतलब यहाँ सर्वाधिक लंबे दिन होंगे और रात छोटी होंगी। अगर इसमें ऑल ओवर में अगर ग्रीष्म संक्रांति की बात करूं तो दिन की जो अवधि होती है दोस्तों वो लगभग 13 घंटे 35 मिनट की होती है और 10 घंटे 41 मिनट की रात की अवधि होती है। अगर इस समय में बात करूं तो दिन की अवधि दोस्तों, अवधि की अगर हम बात करें दोस्तों तो दिन की अवधि जो होती है वो 13 घंटे लगभग 35 मिनट की होती है। इतने समय यहाँ उजाला रहता है। क्या रहता है दोस्तों? उजाला रहता है, क्योंकि सूर्य जब कर्क रेखा पर होता है तो इसका सर्वाधिक भाग उजाले में होता है। और वही मैं रात की बात करूं तो रात 10 घंटे 41 मिनट की होती है। रात की अगर हम बात करें दोस्तों यहीं पे तो ये होती है 10 घंटे 41 मिनट, 10 घंटे 41 मिनट होती है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो औसत दिनों की अवधि होती है वो लगभग 13 घंटे 35 मिनट अवधि होती है। अगर दोस्तों ये जो परिवर्तन आ रहा है वो वैसे 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से आ रहा है। अगर ये झुकाव नहीं होता, पृथ्वी ऐसी होती तो हर जगह हर मौसम में निश्चित रूप से दिन और रात बराबर होते। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात। ये तो इसका कारण क्या है? अवधि परिवर्तन का जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी का झुकाव। और दूसरा दोस्तों इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, तो इसका जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी का झुकाव और दूसरा पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का परिक्रमा। इन दो वजह से दिन और रात की जो अवधि होती है उस दिन और रात की अवधि में परिवर्तन देखने को मिलता है। दोस्तों न्यूज में अगर इसके बारे में हम बात करें आपसे तो ये माना जाता है कि ये जो कर्क रेखा है ये प्रतिवर्ष लगभग 15 मीटर इसकी अक्षांशीय दूरी में कमी होती जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये आपसे है कि कर्क रेखा मान लो पहले 23.5 डिग्री पे थी, ठीक है ना, और फिर मैंने आपको ये बताया कि अब ये 23 डिग्री 26 मिनट और 22 सेकंड पे है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो कम होती चली जा रही है। तो ये माना जाता है, रिपोर्ट और रिसर्च ये बताती है कि लगभग प्रतिवर्ष ये 15 मीटर या बोल सकते हो 468 सेकंड, या बोल सकते हो ये जो प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष लगभग 15 मीटर अक्षांशीय दूरी में कमी होती है। मेरा कहने का मतलब इस तरीके से पहले 23.5 पे फिक्स थी, अब मान लो एक साल बाद ये 15 मीटर क्या हो जाए इसमें से कमी। तो वैसे भी मैंने बताई थी एक अक्षांश से और दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, लेकिन ये एक साल में कितना कम हो जाता है इसका अक्षांशीय जो डिस्टेंस है उसमें कमी जो होती है वो लगभग 15 मीटर की होती है, या बोल सकते हैं 0.468 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ष इतनी कमी देखने को मिलती है। और ये मैंने बताया था कि जो प्रीसेशन होता है, प्रीसेशन मैंने बताई थी कि पृथ्वी की तीसरी गति है प्रीसेशन। ये इस तरीके से मूव करती है, जो शंकु आकार की गति होती है, जैसे लट्टू करता है ऐसे करके। तो मैंने ये बताई थी 22.5 से लेकर के 24 डिग्री के बीच इसका झुकाव होता है और इसका एक प्रीसेशन 26 वर्ष में कंप्लीट होता है। और मैंने ये बताई थी कि पृथ्वी लगभग 31 साल में अपना प्रीसेशन बदलती है, 41,000 साल में अपना प्रीसेशन चेंज करती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम इसकी लंबवत के प्रकाश की बात करें दोस्तों, तो उस लंबवत प्रकाश की वजह से जब 21 जून को जब प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो यहाँ शैडो जोन 0 हो जाता है, 0 शैडो जोन। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि सूर्य के ऊपर जब प्रकाश होगा तो हमारी छाया नहीं बनती है उस तरीके से। जब सूर्य का प्रकाश जब हमारे ऊपर होगा तो छाया नहीं बनेगी। उसी तरीके से कर्क रेखा पर जब प्रकाश लंबवत पड़ता है
उस समय कर्क रेखा पर किसी भी वस्तु या प्राणी की या वनस्पतियों की कोई भी छाया नहीं बनेगी, वहाँ जीरो जीरो छाया आपको दिखाई देगी। अगर मैं सर्वाधिक मरुस्थलों की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रेट बेसिन एक मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन, और वो यूएसए का मरुस्थल है दोस्तों। ग्रेट बेसिन मरुस्थलों की बात करूं तो ग्रेट बेसिन ये यूएसए का मरुस्थल है दोस्तों। एरिजोना, एरिजोना ये दोस्तों मैक्सिको का है, मैक्सिको। नेक्स्ट बात करूं सहारा मरुस्थल, ये दोस्तों अफ्रीका, अफ्रीका अफ्रीका का है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। लगभग इसमें 11 कंट्री आते हैं, लगभग अफ्रीका के, उत्तरी अफ्रीका के लगभग, उत्तरी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके लगभग 11 देश इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो दस्त ए लूट, दस्त ए लूट, और एक और है दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट, दस्त, ये दोनों ही ईरान के मरुस्थल है दोस्तों, ईरान में। नेक्स्ट इंडिया से भी होकर जा रहा है थार मरुस्थल, जो इस कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। ये कहाँ है? भारत। तो ये कुछ मरुस्थल है दोस्तों जो कर्क रेखा से होकर जाते हैं, कर्क रेखा इनसे होकर जाती है, और मरुस्थलों का बनने का कारण मैंने आपको बताया ही था। और ये ध्यान रखना, मरुस्थल हमेशा कुछ एक को छोड़ दें तो मरुस्थल हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही बनते हैं। उसके पीछे का कारण मैंने बताया ही था, पछुआ पवनों का चलना, और कर्क रेखा पर मैक्सिमम बाष्पीकरण होना, सूर्य का लंबवत पड़ना, ये मरुस्थल बनने का कारण होता है। और दोस्तों मैंने ये बताई थी विषुवत रेखा से मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी कर्क रेखा तक ही पड़ती हैं। तो उस प्रकाश की किरणों के आधार पर इसे सबसे दूरतम या उत्तरतम अक्षांश भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? सबसे उत्तरतम अक्षांश। ये बेस्ड ऑन मूव ऑन सन, मतलब सूर्य का जो रोटेशन होता है वो उतना होता चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, जो सामान्यतः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो वो बात है कि कौन से देश इससे होकर गुजरते हैं, या किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों मैं पश्चिम से स्टार्ट कर रहा हूं, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, उधर से जब आप आओगे तो ये होगा पूर्व से पश्चिम। ठीक है दोस्तों। तो पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो हवाई द्वीप के पास से जा रही है, बिल्कुल सटीक तो नहीं कहोगे, पास से जा रही है। हवाई द्वीप यूएसए का है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये हवाई द्वीप जो है वो किसका है? यूएसए का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैक्सिको, ये मैक्सिको से होकर जा रही है। नेक्स्ट हम बात करें तो बहमास से होकर के जा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पश्चिमी सहारा, मारिटानियम। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हवाई द्वीप है वो हवाई द्वीप यूएसए का है, द्वीप है, इसे कंट्री में शामिल करिए या नहीं करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, लेकिन ये यूएसए का है, उससे ठीक बीचों बीच से होकर नहीं जा रही है, उसके दक्षिण से होकर के निकल रही है। इसीलिए हवाई द्वीप को कहीं कहीं लगाया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी लगाया जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माली, नेक्स्ट बात करें तो चाड, नाइजर। माली और चाड आप जब मैप पर देखोगे तो माली और चाड दक्षिण में पड़ेगा, और ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजर रही है, लेकिन ध्यान रखना कर्क रेखा इनसे होकर के गुजर रही है, ये इस बात को आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये अल्जीरिया, नाइजर,
लीबिया, ये सारा मरुस्थलीय देश है, सारा मरुस्थल वाले देश हैं। नेक्स्ट इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र भी बोल सकते हैं दोस्तों, मिस्र। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो सऊदी अरब, नेक्स्ट ओमान। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंडिया, मतलब भारत, इंडिया कह लो, इंडिया। नेक्स्ट बात करें बांग्लादेश, बांग्लादेश से होकर गुजर रही है। नेक्स्ट बात करें तो म्यांमार, चीन और ताइवान से होकर गुजर रही है। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल मिला के कितने देश हो गए? ये देश हो गए 18 देश। तो 18 देशों से होकर एक और ओमान से रह गई दोस्तों, ओमान से लिख दिया ओमान। तो ओमान से पहले यूएई से और गुजरेगी, यूएई संयुक्त अरब एमिरेट्स। तो उसका सबसे दक्षिण वाला एमिरेट्स है तो उससे होकर के गुजरती है। तो ये आप पश्चिम से पूर्व लगाओगे तो ये जो 3 देश हैं दोस्तों ये यूएसए के हैं, ठीक है। वैसे इसे देश में काउंट नहीं करोगे, इसे 2 में ही काउंट करोगे, ठीक है दोस्तों, 2 कंट्री। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 हैं ये दोस्तों सहारा के हैं, दक्षिणी अफ्रीका के, मतलब सॉरी अफ्रीका के 8 कंट्री अफ्रीका के हैं। और अफ्रीका में भी सहारा अफ्रीका, मेरा कहने का मतलब सहारा अफ्रीका में भी सहारा अफ्रीका। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इसके बाद सऊदी अरब, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये एशिया के हैं, ये 8 कंट्री एशिया के हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर हम महाद्वीप की बात करें तो ये 3 महाद्वीपों से होकर के उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से होकर के निकलती है। अगर हम देशों की बात करें तो 18 कंट्री 18 देशों से होकर निकलती है। यही अगर हम इसके आसपास की थोड़ा ज्योग्राफिकल उसकी बात करें तो दोस्तों ये करेंगे का मतलब उत्तरी प्रशांत है, यहाँ लिख सकते हो उत्तरी पूर्वी प्रशांत है यहाँ, ठीक है दोस्तों। और इसके यहाँ ये ऊपर इसके ऊपर एक कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये ध्यान रखोगे, पूछ लेंगे किधर पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, अगर देखा गया उत्तर में तो क्या जवाब दोगे आप? इसका जवाब होना चाहिए उत्तर में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कैरेबियन सागर, तो कैरेबियन सागर ये जो बहमास है इसके नीचे, मतलब कर्क रेखा के नीचे दक्षिण में यहाँ पड़ता है कैरेबियन सागर। और इसके उत्तर में ऊपर की बात करें दोस्तों तो मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ ऊपर मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में। और यहीं पे अगर बात करें जैसे बहमास के ऊपर तो यहाँ दोस्तों फ्लोरिडा, इससे होकर के नहीं जा रही है, होकर के तो इन 18 देशों से होकर जा रही है, लेकिन इसके आसपास की अगर हम ज्योग्राफिकल उसकी बात करें तो ज्योग्राफिकल स्टेट्स होगी। यहाँ दोस्तों अगर हम बात करें ये अटलांटिक महासागर है। और ये दोस्तों ये सब जो कंट्री हैं ये कंट्री सहारा अफ्रीका की कंट्री हैं। और इन कंट्रियों में मिस्र में नासिर झील पड़ती है। यहाँ जो इजिप्ट लिखा हुआ है यहाँ ये उससे होकर जा रही है नासिर झील से। तो यहाँ कौन सी झील पड़ती है? नासिर झील। कभी कभी पूछ लेता है किस झील से होकर। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये लाल सागर होगा दोस्तों, ये याद रखना है आपको, लाल सागर, ये लाल सागर से होकर जा रही है। लेकिन यहीं पे अगर मैं सऊदी अरब और इसके बीच की बात करूँ तो यहीं पे लाल सागर के नीचे यहाँ अफ्रीका और एशिया के बीच में, जहाँ से 1869 में सुएज कैनाल बनाई गई थी अंग्रेजों ने अपने यूरोप में व्यापार, एशिया से यूरोप के व्यापार को सुगम करने के लिए, सुलभ करने के लिए। उस सुएज कैनाल भी यही पड़ती है, सुएज कैनाल ऊपर कौन सी? सुएज नहर।
नेक्स्ट अगर हम बात करें यहीं पे तो अदन की खाड़ी, यहाँ दोस्तों अदन की खाड़ी पड़ती है और इसी के बीच में अदन की खाड़ी और स्वेज कैनाल के बीच में यहाँ एक जल संधि पड़ती है बब अल मंदेब, बब अल मंदेब, ये जल संधि है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडिया और ओमान के बीच यहाँ ये अरब सागर पड़ता है, क्या पड़ता है? अरब सागर। तो ये अरब सागर से होकर के भी आ रही है। इसके नीचे यहाँ ये पूरा क्षेत्र जो होगा दोस्तों, ये पूरा क्षेत्र ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। किसका? हिंद महासागर, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये इंडिया और इसके बीच यहाँ ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये बंगाल की खाड़ी है, बांग्लादेश और म्यांमार के, बांग्लादेश और इंडिया के बीच। यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों चीन के ऊपर, तो ऊपर दोस्तों यहाँ उत्तर में जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, इसके नीचे पूर्वी चीन सागर, ये इसके उत्तर में पड़ते हैं। और दोस्तों दक्षिण में इसके पड़ते हैं दक्षिण चीन सागर या फिलीपींस सागर, एक और पड़ता है फिलीपींस सागर, ये इसके दक्षिण में पड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कुछ ज्योग्राफिकल इसके स्टेटस पे जो ये पड़ते हैं, यहीं पे अगर आपसे पूछे मार्शल द्वीप, मैरियाना गर्त, ये कहाँ पड़ते हैं, ये भी आपका जवाब होना चाहिए। ये भी दक्षिण में पड़ते हैं। अगर आपसे पूछता है मैरियाना गर्त कहाँ पड़ते हैं, तो ताइवान के इधर जब जाओगे तो यही नीचे मार्शल द्वीप, ठीक है, ये रेखा निकल जाएगी। तो यहाँ मार्शल द्वीप, दक्षिण में मार्शल द्वीप, मैरियाना गर्त भी दक्षिण में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर राजधानी भी पूछे तो ओमान की राजधानी मस्कट, ये एक राजधानी है जिसके बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ये तो हो गया एक लॉजिकल तरीके से, पश्चिम से पूर्व आप नहीं भूलोगे और आसानी से आप लगा पाओगे। यदि यहीं पे आपको थोड़ा बहुत ट्रिक के बारे में पूछता है कि नॉर्मली अगर ट्रिक से याद हो जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं आपको बताऊँ एक सिंपल सी ट्रिक है इसकी, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रिक में भी। तो दोस्तों ये हमें डिटेल जो भी चीज़ है वो डिटेल में डिस्कस होनी चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होनी चाहिए, ऑल ओवर पता होनी चाहिए। तो इसकी है ये बताओ पापा, ये बताओ पापा, मामा मामी से बाहर, चाची इनाम ले आई, तो दोस्तों ये मतलब यूएई। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बताओ मतलब बेहमास, बी मतलब बेहमास कह दो, बांग्लादेश कह दो, कोई भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेहमास या बेहमास बाहर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, या बांग्लादेश लिख सकते हो, बांग्लादेश। ता मतलब ताइवान, ओ मतलब ओमान, और पा से मतलब दोस्तों पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, एक माँ माली और एक माँ मॉरिटानिया, और एक माँ की बात करोगी तो मिस्र बोल दो या म्यांमार बोल दो या मैक्सिको बोल दो, मतलब मिक्स म्यांमार, ठीक है दोस्तों। और से सऊदी अरब, ये बहमास हो गया जो कैरेबियन प्रायद्वीप में है, ठीक है दोस्तों। एक चाड हो गया, एक हो गया चीन, ठीक है, ये इंडिया हो गया, ना से नाइजर हो गया, मा से कौन से मान ले लिया हमने, म्यांमार ले लिया, मिस्र ले लिया, मॉरिटानिया ले लिया, माली ले लिया,
और मोरक्को नहीं लिया शायद, और मोरक्को नहीं, मिस्र ले लिया हमने। नेक्स्ट ले आई मतलब लीबिया, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट बेमान ले लिया हमने, चीन ले लिया, इंडिया, नाइजर ले लिया, लीबिया ले लिया, अल्जीरिया, आई मतलब अल्जीरिया, ये अल्जीरिया, तो ये भी हो गया। ये हवाई प्रायद्वीप ले लो, ये मतलब हवाई ती, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नेक्स्ट सऊदी अरब हो गया, मैक्सिको हो गया, मॉरिटानिया हो गया, ओमान हो गया, ताइवान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और पश्चिमी सहारा हो गया, और म्यांमार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो मेरा कहने का मतलब ये ट्रिक कर सकते हो दोस्तों, यदि आप इसे यूज करना चाहो। तो ये बताओ, पापा मामा मामी से बाहर चाची इनाम ले आई। तो ये थी वैश्विक स्तर पर कर्क रेखा का गुजरना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैंने मैक्सिको कहीं लिख दिया, शायद मैक्सिको नहीं लिखा, तो माँ से ये रह गया ना मैक्सिको, तो ये मैक्सिको हुआ, मैक्सिको, ठीक है। चूंकि इसे कंट्री में शामिल नहीं करोगे, कहीं किया गया कहीं नहीं किया गया, तो ये डिस्प्यूट में रहेगा। तो इसके बाद हम बात करें दोस्तों इंडियन परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इंडियन परिप्रेक्ष्य में सिंपल कंसेप्ट है इसका कि ये भारत के लगभग 8 राज्यों से, ये भारत के, अब मैं भारत संदर्भ में डिस्कस कर लेता हूँ। भारत के संदर्भ में कर्क रेखा, भारत के संदर्भ में कर्क रेखा, तो वही पश्चिम से पूर्व हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो दोस्तों पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मान लो पहले पश्चिम से अगर बात करें, पश्चिम से पूर्व इस तरीके से, तो गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद दोस्तों झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद दोस्तों मिजोरम। अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल स्टेटस को डिस्कस करने की बात करें दोस्तों, तो ये कच्छ प्रायद्वीप, इसके आसपास का जो एरिया हो गया कच्छ प्रायद्वीप, यहीं पर दोस्तों दक्षिण में ही कच्छ की खाड़ी भी है, और ऊपर उत्तर में यहाँ पर दोस्तों सर्करीक है, जो भारत का हमेशा पाकिस्तान के साथ क्या रहता है, सर्करीक पर या दलदल एरिया है, और हमेशा भारत का डिस्प्यूट सर्करीक को लेकर हमेशा बना रहता है भारत का। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछे कि भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर, अगर आपसे पूछे भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये किधर पड़ती है? तो ये दक्षिण में पड़ती है। आप याद रखोगे ये किधर पड़ती है, ये दक्षिण में पड़ती है। राजस्थान में अगर हम बात करें दोस्तों, अरावली की पहाड़ियां जो हैं, मैक्सिमम पहाड़ी इसके ऊपर पड़ती हैं, उत्तर में पड़ती हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी इसके आसपास जाती है, अरावली पर्वत श्रेणी, ये अरावली पर्वत श्रेणी इसके लगभग आसपास। तो अधिकांश कहाँ पड़ती है? अधिकांश उत्तर में, पालन की पहाड़ियां भी उत्तर में पड़ती है, पालन की पहाड़ियां या पालनपुर की पहाड़ियां, ऐसे भी बोल सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों मालवा का पठार इसके आसपास का क्षेत्र है, भंडेर का पठार,
और दोस्तों विंध्य की पहाड़ियाँ या श्रृंखला, विंध्य की पहाड़ियाँ श्रृंखला में मतलब होता है छोटी छोटी चोटियों से मिलकर या पर्वतों से मिलकर बना हुआ जो समूह होता है उसे पहाड़ी या चोटियाँ कहते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ अगर चाहोगे तो बघेलखंड का पठार भी यहाँ से होकर निकल रहा है, बघेलखंड का पठार ये भी इसके आसपास का एरिया है। यहाँ दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार सब लोग जानते होंगे, छोटा नागपुर का पठार इसके आसपास का क्षेत्र है। यहाँ राढ़ का पठार, राढ़ का मैदान कहते हैं, पठार नहीं मैदान कहते हैं दोस्तों। त्रिपुरा में जो 0 डिग्री देखा है, 0 डिग्री लाइन है वो यहीं से होकर जा रही है। 0 डिग्री या जीरो लाइन। यहाँ मिजो की पहाड़ियाँ। जैसे ही ये मिजोरम से आगे की ओर बढ़ती है तो म्यांमार में लेथा पर्वतमाला है दोस्तों, लेथा पर्वतमाला। क्या, जैसे ये म्यांमार में एंट्री करती है, म्यांमार तो यहाँ है लेथा पर्वतमाला, तो उसे लेथा पर्वतमाला में ये एंट्री करती है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये दो राजधानी ऐसी हैं कर्क रेखा की कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा के उत्तर में। कभी भी पूछ लेता है कि जो भी राज्य लग रहे हैं उनकी दो की राजधानी ऐसी हैं जो कहाँ पड़ती हैं, जो कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती हैं, वरना उज्जैन, भोपाल, जबलपुर ये एमपी में सब दक्षिण में पड़ते हैं। उज्जैन, भोपाल और जबलपुर ये अच्छी हैं, जबलपुर ये अच्छी सिटी है, तो ये कहाँ पड़ती हैं, ये दक्षिण में पड़ते हैं। अगर बिलासपुर की बात करें या रायपुर इसकी राजधानी है, छत्तीसगढ़ की रायपुर और बिलासपुर, ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, ये दोनों ही कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ते हैं। सबसे नजदीक अगर राजधानी की बात करें तो रांची भी इसके कहाँ पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है, और कोलकाता भी इसके दक्षिण में पड़ता है। तो दो राजधानी आपसे पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है। अगर हम इसकी कुछ स्पेसिफिक की बात करें दोस्तों तो एक राजा थे जयसिंह सेकंड, ये खगोल विज्ञानी थे, खगोल का इन्हें बहुत अच्छा जानकारी थी। तो इन्होंने उज्जैन से होकर कर्क रेखा जा रही थी, तो उसी के आधार पर इन्होंने यहाँ पे वेधशाला बनवाई थी, उज्जैन में वेधशाला। और ये किसके लिए, खगोल शास्त्र के लिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए किसने बनवाई थी, जयसिंह सेकंड ने। कहाँ, उज्जैन कहाँ पड़ता है, एमपी में। किसने बनवाई थी, जयसिंह सेकंड ने। किस काम के लिए, खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यदि इसकी थोड़ा सा ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़, ये थोड़ी सी ट्रिक है इसकी। वैसे नॉर्मल सिंपल सा ही है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। मित्र पर गमछा झाड़, इसका मतलब है दोस्तों, मी मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, त्रा मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान, छत्तीसगढ़, छा मतलब छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये क्या होगी, झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कौन सा रह गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया,
गा गुजरात होता है क्या दोस्तों, ये गुजरात, तो गा से गुजरात, इसकी ट्रिक थी, मैं सब पर गमछा था। तो कर्क रेखा में हम इतना ही पढ़ाएंगे, डिटेल डिस्कस हो गया, जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ से आसानी से बन जाएंगे। आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मालदीव कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है या दक्षिण में पड़ता है, तो आपको पता होनी चाहिए मालदीव कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है। ईरान कहाँ पड़ते हैं कर्क रेखा के, तो ये उत्तर में पड़ते हैं। ईरान से तो टच हो गए, सॉरी उससे ओमान से और सऊदी अरब से तो ये टच होकर जाती है। तो ये सब चीज़ें जानकारी आपको। भूमध्य सागर कहाँ पड़ता है, तो इसके उत्तर में पड़ता है। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पड़ती है, तो इसके उत्तर में पड़ती है। पीला सागर कहाँ पड़ता है, इसके उत्तर में पड़ता है। ये आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। मार्शल कहाँ पड़ता है, माइक्रोनेशिया द्वीप कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण में पड़ते हैं। पपुआ न्यू गिनी कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया कहाँ पड़ता है, ये ऑल ओवर जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों कर्क रेखा के में आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।